हर भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। अभी मैं हूँ रांची में और रांची में मैं आज मिलाने वाला हूँ एक शेर से। शेर जिसका चुनाव तो हो चुका है लेकिन दूसरे जिले में आके दहाड़ रहे हैं वो। यहाँ पे अभी रांची में हम मिलाएंगे संजय दा से और संजय दा अभी अपना चुनाव क्लियर किए ही है। यहाँ अभी बता दे इनके 20 तारीख को चुनाव था और 25 को यहाँ रांची में अभी देवेंद्र दा के चुनाव प्रचार में ये आए हुए थे। इनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है भैया। कैसे? बहुत जोहार आपके तमाम दर्शकों को। सबसे पहला तो सवाल रहेगा, आप देवेंद्र दा के सपोर्ट में यहाँ प्रचार प्रसार में आए हुए हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है, कैसा फीडबैक मिल रहा है ग्रामीणों से, इसके बारे में बताएं। माहौल बिल्कुल एक तरफा है। विरोधी इतने घबराए हुए हैं कि फैब्रिकेटेड तरीके से सोशल मीडिया में फेक समर्थन पत्र जारी कर रहे हैं। इन लोगों को इतनी भी शर्मिंदगी नहीं है कि 3 साल से जो नौजवान सड़कों पर हैं वो ऐसे निकम्मे लोगों को समर्थन देंगे। इसलिए इन लोगों को कहना चाहते हैं कि ऐसे साजिश और षड्यंत्र करके वोटों की राजनीति में खिलवाड़ करने की कोशिश मत करिए। झारखंड की जनता ने तैयारी कर ली है। हजारीबाग में भी इतना बटन दबाया गया कि ईवीएम का बटन खराब हो गया। गिरिडीह लोकसभा में भी वही हाल होने जा रहा है। बिल्कुल एक तरफा परिणाम होगा। रांची लोकसभा में कोई टक्कर में है ही नहीं। मैं इसको साबित करता हूँ। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को रांची के चुटिया जैसे साधारण इलाके में रोड शो करना पड़ता है। भाजपा के लोग खुद कहते हैं कि कांग्रेस हमारे समक्ष चुनौती में कहीं है ही नहीं। हम तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं भाजपा वाले। जब कांग्रेस आपके चैलेंज में है ही नहीं, कांग्रेस को आप अपना कॉम्पिटिटर मानते ही नहीं है, तो रांची में एक ही कॉम्पिटिटर बचता है आपका, जेबी केसेस और हमारे देवेंद्र नाथ महतो। तो इतनी घबराहट है कि देवेंद्र नाथ महतो जी से हार को लेकर के इतनी बौखलाहट है कि प्रधानमंत्री जी को आकर के रोड शो करना पड़ रहा है रांची में। और मुझे ये जानकारी मिली है कि जो हमारे सेठ जी कैंडिडेट हैं उनमें इतनी घबराहट हो गई है कि कुछ मीडिया वालों को फोन करके कह रहे हैं कि इन लोगों को स्पेस मत दीजिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा। मीडिया के मेरे साथियों ने कहा कि आप लोगों से इतनी घबराहट हो गई है कि फोन करके तमाम मीडिया संस्थानों में ये कहा जा रहा है कि आप लोग इन लोगों को स्पेस क्यों दे रहे हैं, इन लोगों को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। हो सकता है आज आप दिखा रहे हैं, आपको भी फोन आ जाए। तो इस तरह के हालात हैं रांची लोकसभा के अंदर। इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, कोई सहाय जी की बिटिया नहीं चलेगी, कोई सेठ जी का जादू नहीं चलेगा, माटी के बेटे का एक जादू चलने जा रहा है। एक चीज हम जानना चाहेंगे, थोड़ी कड़वी सवाल है संजय जी। आपकी पार्टी से कार्यकर्ता एक जो ढुल्लू महतो पहले तो आपके पार्टी को छोड़ के निर्दलीय में आते हैं, निर्दलीय में आने के बाद कल उनका एक वीडियो वायरल होता है जो ढुल्लू महतो को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, अपना समर्थन उन्हें देते नजर आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे किसी भी तत्व पर कोई भी कमेंट करना अपना वक्त जाया करना होगा। जिनके पास आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वैचारिक तौर पर स्थायित्व तो नहीं है, ऐसे लोग हमारे टीम का हिस्सा नहीं हो सकते थे। और मैं एक बात को बहुत डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि कभी भी हमारे टीम का वैसे लोग हिस्सा नहीं रहे। यदा कदा कहीं दिखते होंगे, वैसे लोग हमारी टीम का हिस्सा कभी रहे नहीं है। एक चीज और जानना चाहेंगे, देवेंद्र दा हो गए, जयराम महतो हो गए, क्या ऐसा स्थिति बना था कि नॉमिनेशन के दिन ही प्रशासन इन्हें उठाकर जेल में डालने की कोशिश करती है और जिसमें एक देवेंद्र दा को वो पूरी तरह से कामयाब भी हो जाती है और कहीं ना कहीं चुनाव के अहम दिनों में वो जेल में अपना समय व्यतीत करते हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, ये डर है। दो साठ-गांठ चलता है, नेताओं का और ब्यूरोक्रेट्स का। नौकरशाहों से जो लोग साठ-गांठ करते हैं, जो नेता जो स्थापित तौर पर अपने आप को नेता कहते हैं, उनको जब इस बात का आभास हो जाता है कि हमारी कुर्सियां अब हिलने वाली है, अब हमें कोई हिला रहा है, हमारी बुनियाद को कोई चुनौती पेश कर रहा है, तो वो साजिश और षड्यंत्र करते हैं। झारखंड के अंदर जितने भी नेताओं ने चुनाव लड़ा, उसमें सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो जी के ऊपर एफआईआर नहीं था, कई नेताओं के ऊपर सैकड़ों एफआईआर दर्ज है। मेरा कहना है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई आप सबके ऊपर बराबर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंशनली करिएगा कि सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो को जेल भेजा जाए, रिजवान को भेजा जाए, फरजान को भेजा जाए, जयराम जी को भेजने की कोशिश की गई। वो सारी चीजें जनता ने देखी कि बिल्कुल इंटेंशनली किया जा रहा था। जयराम जी के प्रस्तावक को जेल भेज करके ये नोटिस निकाला गया था कि प्रस्तावक को शारीरिक तौर पर उपस्थित करिए। हालांकि हम लोगों ने उसका दूसरा विकल्प निकाला, चौथे सेट में हम लोगों ने सभी प्रस्तावों को बदल दिया, नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया। लेकिन परेशान करने की कोशिश तो की गई। ठीक उसी तरीके से देवेंद्र नाथ महतो जी को जेल भेज करके ये कोशिश की गई कि उनके कैंपेन को कमजोर कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो जेल गए तो चुनावी अभियान और उफान पकड़ लिया रांची लोकसभा में। और देखिए, सच की जीत होती है। इलेक्शन से ठीक पहले वो बाहर आ गए हैं, कुछ दिनों तक चुनाव प्रचार भी कर पाए। अब तो चुनाव प्रचार थम गया है। तो जो साजिश और लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो जेल भेजने की साजिशें कर रहे हैं, उन लोगों को वोट की चोट से जनता जवाब देने जा रही है। एक चीज जानना चाहेंगे, आपके लोकसभा और बगल के आपके चतरा लोकसभा में
उस जब मोदी जी सभा करने आए थे तो एक बात उन्होंने बहुत कड़वी बात कही थी जो लोगों के दिलों में घर कर गया था। चतरा को अफीम का मशीन कहा गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों में एक अलग सा इफ़ेक्ट पड़ा है, बहुत लोगों से सुनने को मिल रहा है कि मोदी जी ने आकर पूरे चतरा जिला को बदनाम करके गए, पूरे चतरा के लोगों को बदनाम कर गए। कुछ लोग अफीम के धंधे करते हैं, उसमें पूरे लोगों को बदनाम कर गया। इसमें इसमें क्या फैक्टर हुआ? आपको कुछ इसमें प्लस पॉइंट दिखा या फिर माइनस हुआ? देखिए, खबरों के माध्यम से तो ये दिखाई पड़ता है कि चतरा के इलाके में कई इलाकों में इस तरह की खेती होती है। मेरा कहना क्या है कि भाई उसमें एनडीपीएस का कानून है, पुलिस उस पर अपना कार्रवाई करे, उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए तंत्र है, उसके लिए पुलिस विभाग है। और ये सारे सिस्टम के होने के बावजूद भी अगर ऐसी तस्करी हो रही है, अफ़ीम की खेती हो रही है, तो एक बड़ा विषय है। लेकिन मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि आपने अफ़ीम का नाम लिया है, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि अपने ही पार्टी के नेताओं को ज़रा चेक करेंगे कि उनके पार्टी के कितने नेता अफ़ीम की तस्करी करा रहे हैं। जब मोदी जी जाँचेंगे, तो पता चलेगा कि 100 में 80 उनके ही लोग हैं। ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। अगर मोदी जी ने इस बात को कहा है, एक बात सिर्फ़ उसमें वो जोड़ लें कि उनके पार्टी के नेता कितना अफ़ीम की तस्करी कर रहे हैं। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों तक सूचना नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। हम लोग ये नहीं जानते हैं क्या कि गाँव में कैसे खेती कराई जा रही है अफ़ीम की? हम लोग ये नहीं जानते कि एसपी साहब कैसे बिके हैं? हम लोग ये नहीं जान रहे कि डीएसपी को कितना पैसा पहुँच रहा है? हम लोग ये नहीं जान रहे हैं कि थाने को कितना पैसा जा रहा है? हम लोग ये नहीं जान रहे हैं कि ट्रकों के माध्यम से पंजाब कैसे सप्लाई हो रहा है? सारा कुछ पता है ये नेटवर्क के बारे में। लेकिन वक़्त आने पर इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संजय मेहता को हजारीबाग लोकसभा में बहुत कम आंका जा रहा था, लेकिन चुनाव जब हुआ उसके बाद चर्चा के विषय बने हुए हैं संजय मेहता। क्या जादू किया संजय मेहता ने हजारीबाग लोकसभा में, जो संजय मेहता ही अभी सिर्फ नजर आ रहा है और कोई नजर नहीं। एक चीज और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपके जयराम दा के लिए बाहर के मजदूर आकर यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं, उस तरह से आपके भी बहुत सारे लोग मजदूर बाहर से आकर आपको वोट देने के लिए, वोट ही नहीं साथ ही साथ आपके अकाउंट में पैसे भी मदद किए, ये भी सुनने को मिल रहा है। ये कहाँ तक सच है और इसमें कितनी सच्चाई है? जी, बहुत सारे लोग आए, सऊदी अरब से आए, ओमान से आए, सऊदी अरब के रियाद और दमाम से आए। आपके हमारे कई साथी अलग-अलग कंट्री में जो काम कर रहे थे, वो सारे लोग लौटे, विष्णुगढ़ के मज़दूर लोग लौटे। आपके महाराष्ट्र के कोल्हापुर से मज़दूर आए, आपके हमारे पानीपत से लोग आए। कई सारे ऐसे एजुकेटेड फैमिली भी आए। कई लोगों ने मुझे कॉल्स किया, मैसेज किया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम बीजेपी के वोटर्स थे। मेरे घर में 8 वोट था, हम लोग पानीपत में थे, हरियाणा में। हम लोगों ने सिर्फ़ आपको वोट डालने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जब वो जाने लगे तो उन्होंने फ़ोन भी किया कि आपको वोट करके जा रहे हैं, हमारे वोट का लाज रखिएगा, जीतिएगा तो हज़ारीबाग के लिए काम करिएगा। एक फैमिली ने वोट किया और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ 22 वोट है पूरे फैमिली में, आपसे कभी नहीं मिले हैं, आपका स्पीच सुने हैं। हम लोग हज़ारीबाग टाउन में रहते हैं, आप इधर प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। आपका नंबर मिला फेसबुक से, एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, 22 वोट आपको देने जा रहे हैं। तो इस तरह से लोगों ने समर्थन दिया। आपने कहा कि इलेक्शन के दौरान लोग कम आँक रहे थे। देखिए, होता क्या है कि जो बड़े राजनीतिक दल होते हैं, उनको ये लगता है कि हम तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो हम तो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, हम तो अपने बड़े-बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को मैदान में उतार रहे हैं। तो हमारे पास तो स्टार प्रचारक हमारे माँ-बहन, चाचा-चाची लोग थे। हमारे पास तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे माँ, चाचा-चाची लोग ही हैं, वही हमारे स्टार प्रचारक हैं। उनको ये लगा कि हम लोग हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा रहे हैं, बहुत बड़ी सभा नहीं कर रहे हैं, चूँकि जयराम जी लगातार 10 दिन परेशान हो गए। सभा हम लोग करते तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आती। लेकिन 10 दिन परेशान हो गए, उस कारण से गिरिडीह का भी चुनाव प्रचार प्रभावित हो गया। फिर हम लोगों ने ये सहमति दर्ज की, चूँकि आपको भी चुनाव जीतना है, तो आप अपने इलाके में प्रचार सँभालिए। अध्यक्ष जी से यही बात हुई और हमने फिर अकेले मोर्चा सँभाला हज़ारीबाग में। हमने ये किया कि वो शहर-शहर और चौराहे-चौराहे जा रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया को बाइट दे रहे थे। और मैं गाँव-गाँव और पहाड़ों-पहाड़ों और तलहटियों में घूम रहा था और जा करके लोगों को समझा रहा था और सुबह 6 बजे निकलता था और फिर सुबह के 6 बज जाते थे। और पिछले 7-8 दिन में जब इलेक्शन कैंपेन बहुत नज़दीक आ गया, तो 8-9 दिन तो मैं बेड पर सोया ही नहीं। हर दिन मैं गाड़ी में ही सोता था। सुबह 6 बजे निकलता था, फिर सुबह के 6 बज जाते थे। अभी भी मैं अपने इलेक्शन के बाद देखिए परेशान हूँ, टी-शर्ट पे निकल गए हूँ, पैंट पे निकल गए हूँ, आँखों में नींद है, ना बाल कटाने का टाइम है, ना दाढ़ी बनाने का टाइम है। अब एक बार इलेक्शन ओवर हो जाए 25 तारीख का, इलेक्शन खत्म हुआ, तुरंत रांची पहुँचे रिहाई के लिए, जब इनकी रिहाई थी देवेंद्र जी की। तुरंत फिर गए गिरिडीह के क्षेत्र में, लगभग 25-26 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। कुछ वक़्त हमने धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भी दिया और इस तरह से सभी लोकसभा क्षेत्र में समय देते हुए आए हैं। हम लोगों ने यही जादू किया कि उन लोगों को ये आभास नहीं होने दिए कि हम लोग अंदर-अंदर कर क्या रहे हैं। अंदर-अंदर क्या करते, उन लोगों को आभास होने देते तो डिस्टर्ब करते। इसलिए शहरों में हम लोगों ने थोड़ी कम सुगबुगाहट दिखाई। हम लोग ये जानते थे कि वहाँ पर थोड़ा रिस्पॉन्स कम है। वहाँ माथा फोड़ने से बेहतर था कि गाँव में जाकर के काम करते। तो इसलिए हज़ारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ और झंडा चौक को छोड़ करके पहाड़ों की तलहटियों में हम लोग वोट माँगने गए थे और वही ईवीएम पर जब बटन दबा तो असर दिखा है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे संजय जी, ग्रामीण एक न्यूज़ में मैंने देखा, ग्रामीण ने आपसे सवाल किया
कि आप जीतने के बाद किससे अलायंस करेंगे, आप किसके साथ जुड़ेंगे। तो इसका सवाल का जवाब आप उसमें दिए थे। मेरे चैनल में मेरे दर्शकों को भी जवाब दे दे कि आप जीते हैं तो किसके साथ आप जाएंगे। जी, इसमें 2 पहलू है। पहली बात कि ये पूरा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। इस देश में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। अगर 543 लोकसभा क्षेत्र में 14 सांसदों की हिस्सेदारी झारखंड को मिली है, तो इन 14 लोकसभा क्षेत्रों की अलग समस्या है, अलग परेशानी है, अलग सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो उसके अनुसार वहां पर सवाल उठने चाहिए। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जो मेरा है, वहां पर विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो विस्थापन की जो समस्या है, वो कोयला खनन की परियोजनाओं के कारण हुआ, और कोयला खनन की जो परियोजना है, वो भारत सरकार ने अलॉट किया, खनन मंत्रालय भारत सरकार ने। तो जब खनन मंत्रालय भारत सरकार की किसी परियोजना के कारण झारखंड के लोग विस्थापित हो गए, तो इसका सवाल दिल्ली के संसद भवन में उठना चाहिए। तो हमारे सांसदों ने इन सवालों को नहीं उठाया। हमने ये कहा कि बहुमत की सरकार चाहे किसी की भी बनेगी, लेकिन बहुमत की सरकार के समक्ष अगर इन 543 लोकसभा क्षेत्र का कोई एक भी सांसद मुखरता से अपने इलाके की समस्या को रखेगा, तो बहुमत की सरकार को उस पर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। कोई भी बहुमत की सरकार ये नहीं कह सकती है कि इन विस्थापितों के कल्याण के लिए हम विचार नहीं कर सकते हैं, इस पर नियम कानून नहीं बनाएंगे, इनके पुनर्वास के लिए नीति नहीं बनाएंगे या उनकी पुनर्वास की योजना को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि मुखरता से सदन के अंदर इस सवाल को रखेंगे। दूसरा सवाल है कि आप किसके साथ जाएंगे। हमारा जो अपना एजेंडा है, उस पर हम पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये होगा कि जो भी हमारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, कि भाई इस मुद्दे पर क्या आप हमारे साथ खड़े हैं। जो भी सरकार आएगी, अगर वो कहती है कि हम इन मुद्दों के साथ खड़े हैं, इसका समाधान है, तब उस पर कुछ हम लोग निर्णय लेंगे। नहीं तो हम लोग सदन के अंदर इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी आवाज को सरकार के समक्ष बुलंद करते रहेंगे। और इस बात का आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर सदन के अंदर सवाल उठेगा तो उस पर विचार विमर्श होगा और समाधान का रास्ता निकलेगा। अभी हालात ये है कि झारखंड के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर जगह नहीं दी जा रही है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए, बीबीसी ने रिपोर्ट्स किया, यूनाइटेड नेशन के कई चैनल्स ने रिपोर्ट्स किया। जो अडानी का प्लांट है, वहां पर जो लोग विस्थापित हुए, उन पर फर्जी केस मुकदमे दर्ज हुए, उनके जमीन ले लिए गए, उनको पुनर्वास नहीं मिला। यूरेनियम का जो प्लांट जादूगोड़ा में है, वहां पर महिलाएं बांझ हो गई हैं यूरेनियम के रेडिएशन के कारण। बड़का गांव में लोग विस्थापित हुए। अभी कल की बात बता रहा हूँ, एक महिला को लाठियों से मार दिया गया, उसके घर का मुआवजा नहीं दिया गया, उसका घर तोड़ दिया गया। वो मुआवजा मांगने गई तो गांव के लगभग 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया, एनटीपीसी ने दर्ज कराया। और इस तरह से फर्जी एफआईआर में हमारे लोग सब झारखंड के लोग फंसते जा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे मुद्दे को, समाधान का तो मामला छोड़ दीजिए, आप विमर्श में ही नहीं ला रहे हैं, उस पर चर्चा परिचर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी कोशिश है कि झारखंड का मुद्दा पहले राष्ट्रीय स्तर पर गूंजे, ये हमारी लड़ाई है। कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात कही है। और संजय दा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे अंत में, 4 तारीख को सब कुछ खुलने वाला है। आप लोगों ने 8 लोकसभा में अपना चुनाव दावेदारी पेश की। एक बहुत कड़वा सवाल है, आप अपने मन से बताइए कि कितने सीटें आप ला रहे हैं 8 सीटों में? देखिए, हम लोगों ने बहुत मजबूत तरीके से सभी जगहों पर लड़ाई लड़ी है, और बहुत ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ हमारे सभी प्रत्याशियों ने लड़ाई लड़ी है। और आप देखिए, दुमका में भी हमारी प्रत्याशी हैं बेबी लता टुडू जी, हमारे दामोदर हांसदा सिंहभूम से रहे। मनोज यादव जी हमारे आपके खड़ा हुए कोडरमा से, दीपक जी हमारे चतरा से, हजारीबाग से मैं स्वयं रहा, जयराम जी आपके खड़े हैं गिरिडीह लोकसभा से, धनबाद से हमारे अखलाक अंसारी जी हैं, और रांची से हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। मैं इस बात को बहुत ही शिद्दत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिन सीटों पर भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, 3 सीटें हमारी बहुत मजबूत दिखाई पड़ती हैं, और एक चौथा सीट धनबाद भी हमारा बहुत मजबूत अभी दिखाई पड़ा, जिस तरीके से रोड शोर में एक समर्थन वहाँ दिखाई पड़ा है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग इन सीटों को जीतने की स्थिति में हैं। हजारीबाग भी हम लोग जीत की स्थिति में हम लोगों ने आकलन किया है। अगर जहाँ-जहाँ पर हम लोगों को प्रॉमिस किया गया था, उन जगहों पर जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया है कि वोट मिल गया है, तो निश्चित तौर पर हमारी जीत है। रांची भी हम लोग जीत रहे हैं, गिरिडीह भी जीत रहे हैं, और धनबाद भी हम लोग जीतने की पूरी तरीके से स्थिति में हैं। धन्यवाद, बहुत मुखर रूप से आपने सारी बातें रखी संजय जी। और इन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी जब पार्टी होगी, ज़मीन की लड़ाई होगी और नियोजन नीति की लड़ाई होगी और भाषा की लड़ाई होगी, झारखंडी की लड़ाई होगी। और संजय मेहता जिस तरह से मुखर रूप से सारी कुछ बताते हैं, और इन्होंने अपनी लोकसभा में जो दावेदारी पेश की है, सच मानिए कि अभी हजारीबाग में कुछ बातें हो रही हैं, तो संजय मेहता की बातें हो रही हैं। और चुनाव में इन्होंने एक से बढ़कर एक दावेदार को पीछे छोड़ने का काम किया है। तो कैसा लगा खबर, ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामले न्यूज़। धन्यवाद।